नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो से हम इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या। उसके बाद हम ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। भारत का जो भौगोलिक परिचय उसको देखेंगे। भारत के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे। फिर भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम समझेंगे। उत्तर के जो पर्वत हैं, विशाल मैदान है, नदियां हैं, ठीक है, अ, पठार हैं, इन सभी को समझेंगे यहाँ पर। फिर नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारत की जलवायु है, भारत की मृदा है, भारत की वनस्पति, कृषि के बारे में, और जो प्रमुख उद्योग हैं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ऊर्जा और जो मिनरल्स हैं, खनिज और ऊर्जा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे परिवहन व्यवस्था के बारे में। तो ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, और इसी प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे सिलेबस दिया हुआ है ठीक वैसे ही हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी का मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो पहले ज्योग्राफी शब्द का अर्थ ही यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो ज्योग्राफी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप तोड़कर देखेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा, जियो और ग्राफी। दो शब्दों में टूट चुका है, जियो और ग्राफी। ठीक है। जियो का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों ही क्या है, ग्रीक शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जियो का मतलब होता है अंग्रेजी में अर्थ है, इसको अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं। ग्राफोस, जो ग्राफी शब्द है वो ग्राफोस से बना है। ग्राफोस का मतलब होता है स्टडी, और हिंदी में इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है। तो यहाँ से शब्द का अर्थ क्या निकल कर के आया, तो पृथ्वी का अध्ययन करना। ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक। वैसे ही आप भूगोल को तोड़ करके देखेंगे, जैसे ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल बोलते हैं, तो ये दो शब्दों में टूटेगा, भू प्लस गोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ नहीं निकला, यहाँ पर विशेषता निकल करके आई है, पृथ्वी गोल है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। हमको अर्थ समझना था। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। एक ऐसा विषय जिसके भीतर पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसको हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट, आपको याद रखना कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे ज्योग्राफिया शब्द किसने दिया था, तो ज्योग्राफिया जो शब्द था वो इरेटोस्थेनीज ने दिया है। किसने दिया है, इरेटोस्थेनीज ने दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भूगोल का जनक किसको कहा जाता है, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक भूगोल के जनक अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक भूगोल का जनक किसको बोला जाता है, तो वैज्ञानिक भूगोल का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ये तीन फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है छोटे लेवल के एग्जाम की दृष्टि से, वो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो सिलेबस में सबसे ऊपर हमारा क्या था, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया था। तो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन यानी कि भारत का जो अ, भौगोलिक परिचय है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो पहले जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आपको हेडिंग लगा लेनी है चैप्टर 1 लिख करके, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय। अब भारत के भौगोलिक परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे नामकरण। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा है, तो पहले हम नामकरण देखेंगे। ठीक। तो भारत को भारत भी बोला जाता है। देखिए भारत के बहुत सारे नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है। तो सभी नामों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में पीएचडी करनी नहीं है अपने को। ठीक है। तो भारत नाम की अगर बात करें, तो भारत नाम कहाँ से लिया गया है, एक राजा हुआ करता था भरत नाम का, और इस भरत नाम के राजा का जो उल्लेख मिलता है अपने को ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में राजा भरत का उल्लेख है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतापी था। ठीक है। और पूरे भारतीय क्षेत्र पर इसका राज था, इसलिए इसके नाम पर ही इस पूरे भूखंड का नाम भारत रखा गया बाद में। तो भारत नाम कहाँ से आया था, ऋग्वेद में राजा भरत का उल्लेख मिलता है, उसी से भारत का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। ठीक है। अब बात करें विष्णु पुराण के, तो जो विष्णु पुराण है उसमें बोला गया है कि सागर के उत्तर में
और हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है वह भारत है, और इसकी जो संतान है वो भारतीय है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भारतीय कहा गया, और इस पूरे भूखंड को भारत कहा गया है। किसमें? विष्णु पुराण में। ठीक है। तो विष्णु पुराण में जो संस्कृत में श्लोक लिखा गया है वो इस प्रकार से लिखा गया है कि अ, उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रे चैव दक्षिणम, यानी कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, वृषम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। उस पूरे वृक्ष का नाम क्या है? भारत है। और वहां पर जो संतति, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका नाम क्या है? भारती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक लिखा गया था विष्णु पुराण के भीतर। ठीक है। तो दो जगह हमें हमको प्रमाण मिल चुके हैं, एक ऋग्वेद, एक विष्णु पुराण। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख किसका था? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो खारवेल नाम का एक राजा हुआ करता था, और ये जो राजा था वो कलिंग का था। तो कलिंग नरेश खारवेल ने एक अभिलेख को खुदवाया था हाथी गुफा में। ठीक है। तो वहां से भी हमको पहली बार भारत नाम शब्द का जो प्रमाण मिलता है। ठीक है। कलिंग कहाँ पर था? कलिंग आप देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा बिहार वाला ये जो क्षेत्र है, पहले यहाँ पर कलिंग राज्य हुआ करता था। ठीक है। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे उस समय देखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय की थी, और उसके बाद में यहाँ पर 2 से 2.5 लोग मरे थे, और उसके बाद में उसने अपनी युद्ध नीति को चेंज कर दिया था और धम्म नीति को अपना लिया था। ठीक है। तो ये इतिहास की बातें इतिहास में करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत शब्द का जो प्रमाण है वो हमको हाथी गुफा अभिलेख में भी मिलता है। ठीक है। चौथे प्रमाण की बात करें, रघुवंशम ग्रंथ है। ये जो रघुवंशम क्या है? एक पुस्तक है। किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी। तो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में भी हमको भारत का उल्लेख मिलता है। कालिदास कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक था कालिदास। कालिदास ने बुक लिखी है रघुवंशम। रघुवंशम ने इन्होंने लिखा है कि मैंने मेरे रघु रघु मतलब राजा के साथ, मैंने मेरे राजा के साथ दिग्विजय के उपरांत भारतवर्ष की यात्रा की है। किसकी यात्रा की है? भारतवर्ष की। तो यहाँ से भी देखो आपको भारत वर्ड मिल जाएगा। कलिंग गुफा अभिलेख में भी भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है, पुराण में भी, ऋग्वेद में भी। ठीक है। तो भारत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है ये आपको अभी पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान शब्द की। भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा गया है और किसने बोला था, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है। जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ईरानी भारत में आए थे, और ईरानी जो शासक था, सासानी वंश का जो शासक था, उन्होंने एक अभिलेख खुदवाया था अपने वहां पर, और उस अभिलेख का नाम था नक्श ए रुस्तम। तो नक्श ए रुस्तम अभिलेख कहाँ का है? ईरान का है। वहां के सासानी वंश के राजा ने वो खुदवाया था। ठीक है। इस अभिलेख में भारत को उन्होंने हिंदुस्तान कहा है। क्या बोला है? हिंदुस्तान बोला है। और ये अभिलेख किसने खुदवाया था? तो राजा उस समय डेरियस हुआ करता था। तो राजा डेरियस ने ये बोला गया है, राजा डेरियस ने अपने इस अभिलेख में ये कहा है कि हम क्या करते थे, हिंदू क्षेत्र से हाथी के दांत मंगवाते थे। और हिंदू क्षेत्र किसको बोला गया है? भारत को। ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, हिंदू नाम क्यों दिया है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ईरानी लोग हैं वो सै का उच्चारण है से करते हैं। जैसे भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी पहले से प्रवाहित हो रही थी, ईरानी नहीं आए थे उस समय भी सिंधु तो थी। ठीक है। तो सिंधु नदी पहले से प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सै को है बोलते हैं, उनके मुंह से सै नहीं निकलता, उनके मुंह से है निकलता है। तो बेसिकली उनको बोलना था सिंधु, लेकिन बुला क्या? हिंदू बुला। तो ईरानी लोग सै का उच्चारण है के रूप में करते हैं, इसलिए उन्होंने सिंधु क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र कह दिया। सिंधु क्षेत्र को क्या बोल दिया? हिंदू क्षेत्र बोला। बोलना क्या चाह रहे थे वो? सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र बोल रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकल रहा था? हिंदू क्षेत्र निकल रहा था। ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर लोग जो रहते हैं उनको हिंदू कहा, सिंधु क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र बोला।
ठीक है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लग रही है। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको हिंदू कहा है, इसमें हिंदू में बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो सिर्फ मात्रा में फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो इस प्रकार से भारत को हिंदुस्तान किसने बोला है? ईरानियों ने बोला है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करें इंडिया की। भारत को इंडिया किसने कहा है? तो इंडिया नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम आएगा कि अंग्रेजों ने कहा होगा। नहीं, भारत को इंडिया अंग्रेजों ने नहीं कहा है। तो फिर किसने कहा है? तो भारत को इंडिया यूनानियों ने बोला है। यूनानी ग्रीक भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से घुमा फिरा करके क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। पहले तो ये कि भारत को इंडिया कौन सी भाषा में कहा गया था पहली बार? तो ग्रीक भाषा में। भारत को इंडिया किसने बोला था? तो यूनानियों ने बोला था। तो भाषा से भी क्वेश्चन बन सकते हैं और देश से क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो यूनानी लोग थे वो सिंधु नदी को इंडोस बोलते थे। सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडोस। ठीक, और यहाँ पर इंडोस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है इसको उन्होंने फिर इंडिया बोला। तो बाद में इंडोस के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा? इंडिया कहा। तो यहीं से इंडिया शब्द की उत्पत्ति होती है, भारत को फिर इंडिया कहा जाने लगा। अब भारत का एक और प्रसिद्ध नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त कहाँ पर बोला गया है? तो जो मनु स्मृति है, पाणिनि की अष्टाध्यायी बुक है, इसमें भी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। अब अष्टाध्यायी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत फेमस बुक है, आपको पता होनी चाहिए, पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। और जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि अष्टाध्यायी में किसके बारे में उल्लेख किया गया है। बेसिकली जम्मू कश्मीर के बारे में, वहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था के बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के बारे में ही वहाँ पर लिखा गया है, जम्मू कश्मीर की राजनीति के बारे में ही वहाँ पर लिखा गया है। भारत की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो विशेषताएं, उनके ऊपर भी प्रकाश इस बुक में डाला गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए। ठीक है, तो अष्टाध्यायी बुक में हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में आर्यों का स्थान बताया गया है, और आर्यों का स्थान को आर्यावर्त कहा गया। तो इस प्रकार से हमने भारत शब्द को देख लिया कि भारत शब्द कहाँ से आया था, हिंदुस्तान शब्द कहाँ से आया है ये भी हम देख चुके हैं, इंडिया शब्द कहाँ से आया है, ठीक है, और आर्यावर्त, ये चारों नाम हमने देख लिए हैं। ठीक है, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो भारत और भारत के आसपास का जो क्षेत्र है उसको जम्बू द्वीप बोला जाता था पहले, और वर्तमान में इसी को हम भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो जम्बू द्वीप का मतलब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। उनमें कौन कौन से देश आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के समय बौद्धकालीन जो साहित्य लिखे गए थे उसमें भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया है। अशोक अभिलेखों में भी भारत और उसके आसपास के क्षेत्र को जम्बू द्वीप बोला गया है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप वर्तमान में क्या कहलाता है? भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। नाम में भारत आ रहा है, इसका मतलब इसमें भारत तो है, लेकिन उपमहाद्वीप इसलिए बोला है क्योंकि इसमें और भी देश है। जैसे भारत तो है ही है, इसके अलावा पाकिस्तान है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इतने सारे देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है या कौन सा देश शामिल नहीं है। जम्बू द्वीप पे कौन से साहित्य में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, किसने कहा है? ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों में और बुद्ध के काल या बुद्ध के समय जो अभिलेख लिखे गए थे, बुद्ध के समय जो साहित्य लिखे गए थे, उनमें भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। कौन कौन से देश आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, ठीक है, भूटान आएगा, और बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, भारत खुद आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है म्यांमार इसमें नहीं आएगा, म्यांमार नहीं आता है, चीन भी नहीं आता है, और इधर अफगानिस्तान भी नहीं आता है। तो अफगानिस्तान और म्यांमार में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आएगा और म्यांमार भी नहीं आता है। ठीक है,
तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत की आकृति के बारे में। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति चतुष्फलकीय है। अब भारत का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके जो चारों कोने हैं उनको आप मिलाएंगे तो इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय है या चतुर्भुजाकार है। ठीक है। भारत में टोटल कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को पता होंगे ये सारी चीजें। ठीक है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर अब क्या होगा? भारत का राज्य होगा। अब उसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। अनुच्छेद 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था वहां से। तो भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया था। उसके आधार पर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों भारत के हिस्से बन गए थे और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वहां पर क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश 2019 से पहले 7 हुआ करते थे, आपको याद होगा। ठीक है। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित बना दिया। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है। तो इनमें से एक फिर बाद में जाकर के 2020 में कम कर दिया। कौन सा कम कर दिया? नवंबर 2019 में भारत सरकार ने एक और घोषणा की कि दादर नागर हवेली एवं एवं दमन एवं दीव दोनों क्या होंगे? एक यूटी होंगे, एक केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और ये कब से लागू हो गया? 26 जनवरी 2020 से ये लागू हो चुका है। यानी कि 26 जनवरी 2020 के बाद में दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो एक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से वापस एक कम हो गया। तो अब कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? 8 हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया। जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो इसलिए एक राज्य वहां पर कम हो गया, तो 28 राज्य बचे हुए हैं। ठीक है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य वर्तमान में भारत में है। तो इन सभी के नाम और राजधानी आपको याद होनी चाहिए। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको पता होने चाहिए और इनकी राजधानी क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है जो कि याद रखने लायक है। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत घेरता है? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक फैक्ट है जो कि आपको पता होने ही चाहिए, चाहे एग्जाम में पूछे नहीं पूछे। एग्जाम में नहीं पूछे तो ये इसका मतलब नहीं है कि ये याद नहीं रखेंगे, ये याद रखने लायक है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो टोटल आप 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत घेरता है? तो 2.4% क्षेत्रफल ये भारत कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अ, विश्व में भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 7वां है। तो पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत है। उससे बड़े कौन से हैं? तो सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 भारत से बड़े देश हैं और 7वें नंबर पर फिर नाम आता है भारत का। विश्व की कुल कितनी आबादी भारत में निवास करती है? तो लगभग 18% आबादी भारत में निवास करती है। पूरे विश्व के शुद्ध जल की बात करें तो भारत में पूरे विश्व का कितना परसेंट जल पाया जाता है? तो 4% जल पीने योग्य भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व में जितना पाया जाता है उसका 4% भारत में पाया जाता है। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कुछ और फैक्ट है, जैसे भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य, ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा नगर शहर पाए जाते हैं, तो गोवा। क्योंकि गोवा छोटा सा है। आप देखेंगे कि गोवा की जो बाउंड्री है वो छोटी है, गोवा का क्षेत्रफल छोटा है। तो इसमें इसमें जितने भी गांव बसाए गए हैं वो शहर जैसे ही लगते हैं। तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो गया? गोवा होगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य तो दिमाग में आ रहा होगा कि जो पठार वाले, जो पर्वत वाले जो राज्य हैं वो न्यूनतम नगरीकृत होंगे। तो हिमाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। ठीक है। सबसे कम नगर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक वन वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन वाला राज्य है।
न्यूनतम वन वाला राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा। हरियाणा क्यों है? क्योंकि हरियाणा में जो ज़्यादातर ज़मीन है वो कृषि योग्य है, वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा होता है, इसलिए वन वहाँ पर बचे नहीं है। तो न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा हो गया। सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य तो मेघालय आपको ध्यान में रखना है, और मेघालय का जो मासिन राम स्थान है वहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पूरे वर्ष में लगभग 1200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख भारत का यूटी है, तो वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और लद्दाख में भी लेह में सबसे कम वर्षा होती है। तो लेह का मरुस्थल भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि भारत के बारे में आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और हमारी हेडिंग यही थी कि भारत का भौगोलिक परिचय हम देखेंगे, तो भारत का भौगोलिक परिचय हम यहाँ पर देख चुके हैं। बाकी इससे आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतने ही, बाकी पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।